कि हमारी सुनने की भी प्रायोरिटी नहीं, एक समय है कि हमारी सुनने की प्रायोरिटी आ गई। ये भी एक शिफ्ट है कि मैं सुनने के लिए तैयार हो गया। जैसा कि कहा कि दूसरा शिविर सही अर्थों में पहला शिविर बनता है समझने की दृष्टि से, कि दूसरे शिविर में जब मैं बैठता हूँ तो मैं समझने की तैयारी से बैठता हूँ। पहले शिविर में जांच रहा होता हूँ कंटेंट मेरे काम का है कि नहीं है, ना जो कुछ कहा जा रहा है वो मेरे काम का है कि नहीं है, व्यक्ति को जांचते रहते हैं, नहीं ये ऐसे बोल रहा है कि इसके आचरण में है कि नहीं है। पहले शिविर में बहुत सारा जांच वाला काम चलता रहता है। यदि ये पहला स्टेप पार कर जाते हैं और दूसरे तक हम पहुंचते हैं तो फिर हमारी लिसनिंग की क्वालिटी अलग हो जाती है। नमस्कार सभी को। तो भैया ये काफ़ी चीज़ें समझ में आई, क्योंकि पहले भी एक बार मैंने इसको सुना है, पढ़ा है। तो जब मैं कल इसको मनन कर रही थी तो मेरा ये ध्यान गया कि लाइफ तो वैसे बहुत सिंपल है। अगर हम न्याय धर्म सत्य के हिसाब से चलेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है लाइफ की वो ये प्रिय हित लाभ की वजह से ही है। फिर मेरा थोड़ा सा वहाँ में अटकी कि हित में कि चलो इंद्रियां और धन तो चलो वो थोड़ा गया अंदर कि शरीर क्योंकि साधन है जीवन के व्यक्त होने का, तो शरीर का स्वस्थ होना तो बहुत जरूरी है। तो हित वाला क्यों हम उसको इस तरह से देख रहे हैं। थोड़ी देर मेरा चलता रहा प्रश्न तो इसको गलत थोड़ी मारना है, इसको सही मार। अच्छा नहीं, हम कह रहे हैं ना शिफ्ट, हम शिफ्ट मैं शिफ्ट का मतलब है कि न्याय धर्म सत्य की रोशनी में प्रिय हित लाभ नियंत्रित रहता है। हाँ बस फिर वो अभी हित दृष्टि का ये पता नहीं है कि आप स्वस्थ रहने के लिए कर रहे हो कि दिखने के लिए कर रहे हो। हाँ। अभी ये वाला जो है ये दिखने के लिए होता है। जी जितने जिम खुले हैं उनमें से मैक्सिमम का जो दृष्टि है वो दिखने वाला प्रिय दृष्टि के लिए स्वस्थ हो रहे हैं। और स्वस्थ हो रहे कि और बीमार हो रहे हैं अभी पता नहीं, क्योंकि वो जितना प्रोटीन खा जा रहे हैं वाकई में शरीर की उतनी जरूरत है कि नहीं है। और वो कंपनी ने पूरा पीछे से खोल दिया है एडवर्टीजमेंट, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, 4,000 रुपए का डब्बा, 21,000 रुपए का डब्बा, वो तो बेच ही रहा है अपना। शरीर को कितनी जरूरत है उसकी नहीं है, वो एक अलग दुनिया है। तो मार्केट है, बहुत सारी चीजें बहुत मार्केट ड्रिवन। तो उस तरह से अब ये तय नहीं है। तो आप शरीर को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं ताकि भोग के लिए स्वस्थ बना रहे, तो शरीर भोग के लिए स्वस्थ बना रहे, शरीर दिखने के लिए स्वस्थ बना रहे, कि शरीर समझने के साधन है इसलिए स्वस्थ बना रहे। काम एक ही कर रहे हैं, दृष्टि उसके पीछे अलग अलग। तो वो थोड़ी देर में आ गया था कि हाँ मतलब अगर हम उस दृष्टि से देखें तो न्याय धर्म सत्य की रोशनी में वो चीजें स्वयं नियंत्रित तरीके से चलेंगी। ऐसा नहीं है कि वो सब छोड़ देना है, पर वो नियंत्रित हो जाए तो इस दिशा। जी धन्यवाद। बढ़िया। नमस्कार सभी को। भैया मैं ना जैसे हमेशा इस चीज को देख के सोचती थी कि हमारे हार है और मन के जीते जी, लेकिन अभी हो क्या रहा था कि शरीर चला रहा था मन को, शरीर चला रहा था मन को। तो वो एक्चुअली मन कुछ कर नहीं रहा था, वो शरीर के प्रभाव में, इंद्रियों के प्रभाव में हो रहा था। पर अब जब समझ में आया तो ये चीज क्लियर हो रही है कि वो जो हम मन भी कहते हैं वो चित्रण है, वो चित्त का चित्रण है। तो जब मेरा चित्रण कुछ और स्टेबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तो उसके हिसाब से फिर तुलन, और उसके हिसाब से फिर विश्लेषण, उसके हिसाब से फिर आस्वादन, और चाहे ये साथ साथ चलेगा। तो जो बेसिकली फोकल पॉइंट है वो चित्रण है अभी की स्टेज में हमारे लिए, अभी की स्टेज में है। लेकिन जो ड्राइविंग जहाँ से वो खींच रहा है पूरा मामला, तो मन की बनावट ऐसी है कि वो सुखी होना चाहता है, सुख की डिमांड मन से। तो ये सुखी होने का मामला और मन शरीर से प्रभावित हो गया। तो विचार को मन चाहता है कि मेरे अनुरूप विचार चले, मेरी जैसा मैं चाह रहा हूं उसकी पूर्ति के लिए विचार समर्पित हो जाए, जैसा मैं चाह रहा हूं उसकी पूर्ति के लिए इच्छा भी वैसी हो जाए। तो मन वृत्ति को चला रहा है, मन इच्छा को चला रहा है। फाइनली इच्छा हुए बिना ये नहीं चल सकता। जैसे कोई चीज मन में आती है लेकिन विचार कह देता है ये ठीक नहीं,
या इच्छा नहीं, ये नहीं करना। तो मन ने कहा, लेकिन वृत्ति और इच्छा ने अस्वीकार कर दिया, तो आया, लहर आई, चली गई। इसलिए कभी हो पाता था, कभी कभी नहीं हो पाता है, कभी नहीं हो पाता। ऐसा अपने में देखने आ जाएगा ना, तो लगातार वो अपने भीतर चलता रहे। अपने साथ बने रहो, सेल्फ समझ में आए तब ना उसको एक्सप्लोर करें। अंधे कुएं में देखोगे तो क्या दिखाई देगा? अंधेरा ही दिखाई देगा। तो सेल्फ की हमको क्लैरिटी हो जाए तो हम सेल्फ को एक्सप्लोर कर पाए, तो अनुभव की रोशनी में हर क्षण क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये सेल्फ को ही एक्सप्लोर कर। क्या हो रहा है तो अपनी जीवन क्रियाओं को देखना, क्यों कर रहा हूँ उसके पर्पस को देखना, जहां उसमें गैप है वो दिख जाता है, कैसे ठीक करना है वो अपने ध्यान में बना रहता है, लगातार अपने काम में लगे रहते हैं। तो दूसरे को ठीक करने की जरूरत नहीं है, दूसरे को चलाने की जरूरत नहीं है। उसको चलना होगा तो वो चलेगा, नहीं चलना होगा उसकी मौज, अपनी मौज अपने साथ आ गई। तो इससे ये समझ में आता है कि कैसे जीना वाला ये फर्स्ट है। हाँ, क्या कैसे जीवन 4.5 क्रिया कैसे जीना है, ऊपर में 5.5 क्रिया क्यों जीना, 5.5 क्रिया में क्यों जीने का आंसर है, 4.5 क्रिया कैसे जीने का आंसर है। तो अभी हमारा कैसे जीना है, और कैसे जीना नहीं है, कैसे जिंदा रहना। एक्चुअली पर यहाँ पर रीजन है इसका कि कैसे जीना है। बढ़िया, थैंक यू। बढ़िया। और बोलिए। हाँ जी शर्मा जी, न्याय धर्म सत्य की स्थापना इन द न्यू कंटेक्स्ट, राइट? It is Soumya, of course, you start. द न्यू कॉन्टेक्स्ट, द राइट कॉन्टेक्स्ट। न्यू मतलब फिर पुराने होने की संभावना, नित्य नूतन। नित्य नूतन। वेरी गुड, फैंटास्टिक। सो मतलब मैं तो ये मान रहा हूँ कि आपने बड़ी कृपा करके हमें इसकी टेक्नोलॉजी या टेक्निक या मेथोडोलॉजी बता दी है कि ये तरीका है और ये पॉसिबल है, और आत्मा परमात्मा के मिलन का रास्ता भी बता ही दिया है। तो मैनी थैंक्स, बहुत आभार है। और ये जब अपने साथी को कभी शेयरिंग कर लेंगे तो लास्ट वाला जो आत्मा परमात्मा का मिलन है उस पर थोड़ा सा 2 मिनट यदि आप और बता पाएंगे तो कृपा। बढ़िया। देखिए, इस सब की सारी चर्चा का इतना ही मतलब है कि अपना ये ध्यान चला जाता है कि समझने लायक बात है। कितने लोगों को लग रहा है समझने लायक बात है, कितने लोगों को लग रहा है कि हम इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे, है ना। तो हम आगे इस बात को वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक अध्ययन का सत्र, अगला तो अध्ययन बिंदु का एक सत्र चलाएंगे जिसमें कि इसका नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे ना, और एक स्टेबिलिटी आ जाए और एक स्थिति आ जाए तो देखेंगे। उसको एक संभावना है कि जनवरी में सोच रहे, जनवरी में ठीक नहीं लगेगा तो फरवरी में सोचेंगे। तो स्टेप 2 में जाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? फरवरी में क्या अनुकूलता रहेगी आपको? आपके पर्सनल कारणों से। ये दिल्ली गवर्नमेंट की छुट्टियां कब होती हैं? जनवरी में। अच्छा, 1 से 15। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, आराम से सोचें। वही 8 दिन, 8 दिन 7 दिन जैसा होगा, देखिए। भैया है क्या चीज? स्कूल का, जून का। अच्छा, भैया नमस्ते। तो फिर से देखिए, लगभग स्थिति ये है कि सेम सीक्वेंस, मतलब मैं जितना करता हूँ उसमें लगभग मैं परिचय शिविर, अध्ययन बिंदु शिविर और मानव दर्शन 3 तक आने से, हाँ जी, सभी एक साथ। देखिए, लगभग ये क्लैरिटी हम सबकी बन जाए, ये क्लैरिटी हम सबकी बन जाए कि शिविर का इतना ही पर्पस है कि जो अनुभव मूलक दृष्टि से लिखा हुआ वांग्मय है, बुक्स हैं, उनको पढ़कर समझने का हमारा कॉन्फिडेंस आ जाए। शिविर का इतना ही मतलब। शिविर से समझ में आता है, हमारे अनुसार नहीं आता है। समझने के लिए उत्साह जगता है, समझने के लिए कोई चीज को हम पहचान लेते हैं, तो समझने की चीज है, मैं समझना चाहता हूं, और धीरे धीरे
मानव व्यवहार दर्शन तीसरा स्टेप आने तक हमारा वो क्लैरिटी उस लेवल तक आ जाता है, शब्दों से परिचय उस लेवल तक हो जाता है कि बुक से पढ़ के, क्योंकि बुक्स में जाए बिना लगभग 12 बुक्स हैं दर्शन पे। दर्शन 4 भाग में है, उसके आधार पे विचार 3 भाग में है, उसके आधार पे योजना 3 भाग में है, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र। जो 10 क्रियाओं की बात हो रही है अभी जीवन में, यही फिर फैल के 122 क्रिया हो जाता है। तो धीरे धीरे उस विस्तार में देखो, ये तो अपने को समझ में आ रहा है ना कि 2 रोटी कमाने के लिए 20 साल पढ़ते थे। 2 रोटी कमाने के लिए 20 साल पढ़ते हैं, और उसमें भी साथ कुछ नहीं जाता है ऐसा बोलते हैं। सारा प्लॉट, सारा रजिस्ट्री, सारे फ्लैट इधर ही रहते हैं। ठीक, जो साथ में जाता है और जो मेरे जीने की जगह है, जो मेरे खुश होने की जगह है, सिंपल भाषा में कहा कि पेट भरने का जुगाड़ हो गया, मन भरने का जुगाड़ हमारे पास नहीं। तो मेरा मन भरने के जुगाड़ के लिए अपन सोच रहे हैं कि 8 दिन में हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। हाँ, ये 8 दिन में ये पता चल जाता है कि कोई रास्ता है, उस पर चला जा सकता। अच्छी बात है, आप जिस धर्म से आते हो, जिन आस्थाओं से आते हो, आप उन्हीं आस्थाओं के साथ चलो। आपको यहाँ से कोई फोटो लेके नहीं जाना है, कोई माला लेके नहीं जानी है, कोई गुरुजी लेके नहीं जाने हैं, आपसे कोई दान नहीं मांगेगा, चंदा नहीं मांगेगा, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, कोई झंझट नहीं, कोई चीज पे व्यापार नहीं होगा, बुक्स पे कोई पैसा कमा रहा है ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब है कि कोई एक जगह हमको ऐसे मिली। देखो, जो मूल बात समझने की है, फिर से सूत्र में कहता हूं कि यदि निरपेक्षता समझ में आता है तो सापेक्षता से मुक्ति मिलती है। व्यापक वस्तु को निरपेक्ष कहा। यदि निरपेक्षता समझ में आता है तो बेसिकली कह रहे हैं कि यदि सहअस्तित्व समझ में आता है तो ये सापेक्षता का मतलब है कि दूसरे के कंपैरिजन में जीना। अभी हमारा सब कुछ दूसरे से आएगा, दूसरे के कंपैरिजन में चलेगा। ये कंपैरिजन से मुक्ति मिलना बहुत जरूरी है इसमें। और ये पीड़ाओं से मुक्ति मिले बिना, जो हमारी जिंदगी में दुख हैं, पीड़ाएं हैं, अभाव हैं, जब तक दुख, पीड़ा और अभाव में है तो बेसिकली हम हर बार उसी को भरने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबसे मुक्त होते हैं तो सही मायने में समझने की स्थिति बनती है। समझने का धरातल आगे है। अभी तो हम अपनी पीड़ाएं सहला रहे होते हैं, वो भी जरूरी है। यात्रा पे निकलना है तो जो भी चोट वोट लगी है वही पहले ठीक कर लो, जो भी अभाव है वो भी किसी हद तक सेटल हो जाए। लेकिन समझने की यात्रा थोड़ी और आगे है। तो उस क्रम में कहा कि एक बार हमको ये सहअस्तित्व की क्लैरिटी हो गई कि मैं सहअस्तित्व में हूँ। अस्तित्व समझने की वस्तु है, मुझ में समझने की ताकत है। मैं समझता हूँ तो अस्तित्व नियम से है, इसलिए मेरा भाव में निरंतरता, भाव और विचार में स्थिरता, निरंतरता, पूर्णता, तो स्वयं में पूर्णता को पहचानता हूँ। तो ये सापेक्षता से मुक्ति मिल जाती। धीरे से इसने ये कहा, उसने वो कहा। जो हम तमाम आजू बाजू से प्रभावित हो रहे हैं, आजू बाजू से प्रभावित होने का भी इतना ही मतलब है कि अभी मानव लक्ष्य स्वीकार नहीं हुआ है। जब तक अपने घर में नहीं है, दूसरे के घर में सुख तलाशेंगे और दूसरा कभी भी हड़काते रहेगा। सामने वाले को समझ में आ जाए इसकी मेरे ऊपर निर्भरता ही नहीं है, तो सामने वाला क्या बोलेगा उसके बाद? तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी भाषा, आपका भाव से कुछ ना कुछ कम्युनिकेट होता है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी यहाँ पकड़ में आ रहा है कि हमको अपनी पूर्णता समझ में आ जाए। मेरी पूर्णता क्या है? मानव लक्ष्य स्वीकार हो जाना और मानव लक्ष्य को पूरा करने की योग्यता, उसकी प्रक्रिया। अब उसके लिए मेरे को किसका सहयोग लेना है, वो देना ही चाहता है, तो उसमें कोई परेशानी ज्यादा नहीं। तो ये कंपैरिजन जो ड्रेनेज है, जो लीकेज है, कंपैरिजन भारी तरीके का लीकेज है। लगातार दूसरों से कंपेयर करना, लगातार हर्ट होना, किसी को अननोइंगली हर्ट करना, इधर इंद्रियों के लिए असंतुलित रहना। तो जब तक अपने सुख का दरवाजा नहीं खुला है, हमारी कोई ना कोई गरीबी, और उसमें बहुत मन क्षुब्ध होता है। क्षुब्ध सब समझते हैं, फ्रस्ट्रेशन बोल सकते हैं शायद, उसमें मन बहुत क्षुब्ध होता है।
तो धीरे धीरे अपने अध्ययन की गहराई बढ़ाएं, अपने में ये 7 दिन टिक जाएं, तो उसके लिए लौटने के बाद क्या मैकेनिज्म बनाएं, वीकली गोष्ठी, अपने अपने उस टेम्पो को कैसे बनाए रखें, वो बड़ा काम है। सबसे बड़ा काम वही शिविर में अच्छा ही लगता है। हाँ जी, और नमस्ते भैया, सबको नमस्कार। सर, जिस तरह से मैंने भैया देखा कि हम लोग हर चीज में फायदा ढूंढते थे जो अभी की प्रवृत्ति रही है, तो फिर ऐसे जो जिंदा रहने के लिए 4.5 तो 5.5 का नुकसान करके तो हम तो मतलब कहते हैं ना कितना बड़ा नुकसान कर रहे थे। सच्चाई है, अच्छा पहचान, कभी कभी आप अच्छी बात कर देते। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत अच्छी बात है। हम कंकड़ पत्थर के चक्कर में जिंदगी गंवा देते हैं। महंगा सौदा है, बहुत महंगा सौदा है। पता चलता है घाटे का सौदा है 60 के बाद पता चलता है। कहने का मतलब भैया ये है कि दिमाग में बैठा लिया, ठीक है, उतना सफिशिएंट नहीं है बेसिकली। जब तक वो हृदय में नहीं बैठेगा तो कोई चीज का फायदा नहीं है। और जितना भी जो आपने कल ग्राफ समझाया, मैं मोटा मोटा इस तरह से बताऊंगी कि हम लोग उल्टा चलने की कोशिश कर रहे थे और आनंद और संतोष पाने की प्राप्ति करने की बात कर रहे थे। लेकिन ये अगर ग्राफ बिल्कुल सीरियल वाइज चले तो शायद ना बहुत बढ़िया होने वाला है। और जब हम मनन की बात करते हैं तो न्याय, धर्म और सत्य, अगर इसको फर्स्ट मतलब आपने प्रिय, हित, लाभ को भी मना नहीं किया है, लेकिन प्रायोरिटी अगर हम इस चीज को दे दें, न्याय, धर्म और सत्य को, तो बेसिकली वो 5.5 वाला जो हमारा नुकसान हो रहा था ना, वो हमें मिल जाएगा और 10/10 हो जाएगा, तो फिर पता नहीं बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो उसमें भैया प्रैक्टिस करना है, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वही वाला काम करना है। समझने के लिए ध्यान देना है, समझने के बाद ध्यान बना ही रहता है। बस भैया उसी पे काम करना है कि भटकना नहीं है। 5.5 कैसे फायदा करना है, कुछ नहीं, चॉइस आपकी है। जब तक मन करे भटको, अगला शरीर फिर मिलेगा। नहीं भैया, ऐसे नुकसान कैसे करेंगे 5.5 का? चॉइस आपकी ही है, इसमें कोई उपदेश नहीं। नहीं नहीं, अब आपको समझना है, चॉइस है। नहीं, सापेक्षता में ही सारा लीकेज है ना। शरीर मुझसे अलग है तो शरीर भी सापेक्ष है। शरीर मुझसे अलग है, मैं शरीर नहीं। तो शरीर का मैं उपयोग करूं कि शरीर मेरे को यूज कर जाए। अभी शरीर मेरे को यूज कर जा रहा है या मैं शरीर के लिए यूज हो जा रहा हूं, ये घाटे का सौदा है। साधन के लिए मैं यूज हो गया, जबकि मेरे को साधन को यूज करना था। तो स्वयं को शरीर माना तो शरीर को सजा रहे, शरीर को सुंदर बना रहे, जो कुछ करना है शरीर के साथ कर रहे, जबकि शरीर को यूज करके मुझको सुंदर होना था। तो मैं कुरूप हूं, मैं काला हूं, शरीर को कितना भी गोरा करें क्या फर्क पड़े। उल्टा सर के बल खड़े। सारे के सारे लीकेजेस सापेक्षता में सापेक्ष कवर हो जाते हैं। और वो इसलिए है क्योंकि हमने निरपेक्षता को, पूर्णता को नहीं पहचाना, अपने डेस्टिनेशन को नहीं पहचाना है, किसी दूसरे की डेस्टिनेशन को अपना मान लिया। एक जिज्ञासा, इन सारी बाधाओं को पार करते हुए जब आत्मा उस अवस्था में पहुंच जाती है तो उसके बाद भी कई बार जो पिछले जन्मों को जो संस्कार दबे होते हैं वो उभर आते हैं। सारे आत्माओं के पहले से पहुंचने से आत्मा में पहुंच ही नहीं सकते हो जब तक सब गिरेगा नहीं। आपका वो पुराना ज्ञान बचता रहता है। आत्मा वो जगह है, वहां पहुंचने के पहले सब कुछ गिरना होगा, उससे पहले वहां एंट्री ही नहीं। इतना सस्ता नहीं है आत्मा। अनुभव वो जगह है जो हाईएस्ट लेवल है, उससे कम में जब यदि चित्रण में कोई भी पूर्वाग्रह, पूर्वाभ्यास इस शरीर यात्रा का या पूर्व शरीर यात्रा का कोई भी है तो साक्षात शुरू हो सकता है, नो डाउट। पूरा नहीं हो सकता है। पूरा होने का अर्थ ही है कि चित्त शुद्धि का एक मिनिमम लेवल आए बिना तो साक्षात्कार शुरू होगा ही नहीं। चित्त शुद्धि का एक मिनिमम लेवल अटेन किए बिना साक्षात्कार शुरू होगा ही नहीं।
और साक्षात्कार बोध के किसी एक लेवल आते आते चित्त शुद्धि पूरा हो ही जाएगा, उसके बाद भी बोध शेष बचा रहता है, वो काम उसके बाद ही हो रहा है। और बोध पूरा हुआ का मतलब है कि अवधारणा पूरा, मतलब पूरा एग्जिस्टेंस कैसे है। तो सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व में जीवन उसको अध्ययन करने वाला है, मानव रूप में अध्ययन करता है, मानव का स्वभाव धर्म है, शेष तीनों अवस्थाओं का स्वभाव धर्म है। ऐसा पूरा सेट, कंप्लीट सेट अब अपने में अवधारणा में आ गया। ये हो गया तो बुद्धि का तृप्ति हो गया। बुद्धि को जो मटेरियल की जरूरत थी तृप्ति के लिए, बुद्धि का मटेरियल पूरा हो गया। एक कोई चीज तृप्त होती है तो अगली अवस्था के लिए स्वयं स्फूर्त उसमें स्फुरण होता है। जैसे कल अपन चर्चा किए थे कि किसी प्लेनेट पे पदार्थ अवस्था तृप्त होती है, स्वयं स्फूर्त विधि से उस अवस्था पे प्राण अवस्थाएं के लिए वातावरण बन जाता है। प्राण अवस्था तृप्त होती है, स्वयं स्फूर्त विधि से जीव अवस्था के लिए स्फुरण आ जाता है, मानव आ जाता है। मानव आते ही मानव में ज्ञान की प्यास चालू, और मानव में ज्ञान का एक लेवल आने के बाद में फिर वो तेज गति से बढ़ता है। देखो एक दौर चला, जब आस्था का एक लंबा दौर चला है, हमने आत्मा परमात्मा कोई शक्ति है कुछ मान के जिया, उसके बारे में जो भी समझा, फिर कोई पॉइंट पे दूसरा दौर शुरू हो गया भौतिकवाद का। तो देखा जाए तो अभी तक हम दोनों को ट्रायल कर लिया, स्वयं को शरीर मान के देख लिया, और ईश्वर सबको चलाता है, ईश्वर ने सब कुछ बनाया है ऐसा मान के जी लिया। ईश्वर ने सब कुछ बनाया ये मान्यता आती कहाँ से? ये बहुत बचकानी सी मान्यता है। जैसे टीवी किसी ने बनाया है, मकान किसी ने बनाया है, बच्चा माँ के गर्भ में बनता है ना, पेड़ में पौधा बनता है, हमने हर चीज को बनते हुए देखा। तो भौतिक रासायनिक संसार में हर चीज को हमने बनते हुए देखा है। उस कल्पना को हमने उधर भी ले गए कि इस अस्तित्व को भी किसी ने बनाया, ये रिफ्लेक्टेड कल्पना। तो बेसिकली ये मानी हुई कोई बात है कि किसी ने बनाया है, किसी ने उसको देख लिया है बनाते हुए, सुपर कंप्यूटर चलाते हुए, ऐसा नहीं है। जब देखा तो वास्तविकता बिल्कुल कुछ और निकल रही है, और उसने किसी को बनाने वाला है तो उसको किसने बनाया है, फिर ऐसे जाएगा वो तो लास्ट तक जाता ही रहेगा ना, रुकेगा नहीं। फिर उसको किसने बनाया है, फाइनली किसी पॉइंट पे आके रुकना ही पड़ेगा, ये बनाया नहीं है, वहां पे आके गिरेगा क्वेश्चन। तो ऐसा करके मेरे को लगता है कि विस्तार से अब आप किसी दूसरे शिविर में यदि आपको लगता है कि उपयोगी बात है तो दूसरे शिविर में हम पूरा देखो। जब हम किसी को सुनने के लिए हाँ करते हैं, हम एक भी शब्द नहीं चूकेंगे। आप 2 घंटा भी बोलोगे तो 2 घंटे में, ये 2 घंटे बाद आपको पूरा बता देंगे आपने क्या बोला है, क्योंकि हमारे भीतर शोर नहीं हो रहा है। जब अपने भीतर शोर नहीं मच रहा है तब हम दूसरे को सुन सकते हैं। जब हमारे भीतर शोर मच रहा है तब सुनते सुनते हमारा कुछ शुरू हो गया, हमारा लिसनिंग पूरा नहीं आता है। अभी जब मैं बोल रहा होता हूं तो आपका अपना कुछ चालू हो जाता है, जो भी हमारा गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूं, ये होगा ही। जो भी हमारा पीछे से सुना हुआ है, जो भी हमारा माना हुआ है, मैं उसके सपोर्ट में बोलता हूं तो तब आपको लगता है कि हाँ अब ये ठीक बोल रहा है। जब उसके विपरीत कुछ आ जाता है तो आपको लगता है ये गलत है, तो अभी आप जज ही कर रहे हो, सुन नहीं रहे हो। 8 दिन पूरा होते होते कोई पॉइंट ऐसा आता है जब जीवन में ये स्वीकृति अधिकांश लोगों में आ जाता है, उसमें से भी कोई बच ही सकता है। यदि सुना है, यदि कम से कम बैठे हो तो, है ना, बैठे ही नहीं हो तो बात अलग होगी। कोई पॉइंट पे स्वीकृति आ जाता है कि अथा से अति तक बात पूरी है। मैं महाराष्ट्र में एक शिविर कर रहा था, महाराष्ट्र में काफी वेल रेड लोग हैं। देखो बुरा मत मानो, हमारे एरिया में लोग बिल्कुल भी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किए, मतलब एजुकेशन के अलावा हमारा पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा है नहीं। तो बाकी किसी थ्योरीज के बारे में हमको कोई गहरा पता है, गहरा अध्ययन है, ऐसा हमारे यहाँ वातावरण नहीं। तो मैं सोचता हूँ ऐसे लोग महाराष्ट्र या गुजरात में ज्यादा क्यों मिल रहे हैं? तो शायद वहाँ एक इजी मनी है, बिजनेस कम्युनिटी है जो रोजमर्रा में जिंदगी से जूझ नहीं रहा है। हमारे यहाँ किसान कम्युनिटी है, वो रोजमर्रा में ही जूझ रहा होता है, तो उसके पास शायद इतना टाइम ही नहीं, और 1000 साल से हम युद्ध ही कर रहे हैं, वो भी एक स्थिति है। तो हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ऐसी है, हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ऐसी है, और मेरे को लगता है कि आर्य समाज के अलावा यहाँ कोई बड़ा मूवमेंट हुआ है ऐसा मेरे ध्यान में नहीं आता है। एक वैचारिक आंदोलन के रूप में
कोई लगातार कुछ चल रहा है, हेलो हेलो हेलो, और दिल्ली पास में है, तो दिल्ली पास में होने की वजह से जो पॉलिटिकल सेंटर पास में है, तो पैसा और पावर का बोलबाला है। तो हर आदमी जैसे बड़ा होता है उसको लगता है बस काम की चीज पैसा और पावर है, तो पैसा और पावर में हमारा सब कुछ टर्न हो जाता है। जैसे देश में अलग अलग जगह की विशेषताएं देखेंगे तो आपका बंगाल और कलकत्ता वगैरह में आर्ट, जिसने कोई बुक लिख दी वो बड़ा आदमी, या हर घर का बच्चा छोटे में, जैसे हमारे बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, वो हारमोनियम तबला गाना सीखने जाएगा ही, कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, वो पेंटिंग सीखे कुछ भी सीखे, तो एक कला प्रधान इलाका है। साउथ में जाओगे तो आईआईटी में नहीं गया तो किसी काम का नहीं, अपने यहाँ आईएएस नहीं बना तो किसी काम का नहीं, पावर गेम है। तो हर इलाके की अपनी एक तासीर है, उसकी एक अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इन सब चीजों को देखेंगे तो ये ध्यान में आ जाता है कि हाँ, यदि यहाँ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मतलब जब मैं यहाँ शिविर करता हूँ तो उसमें श्रम ज्यादा होता है, ताकत ज्यादा लगती है। ये शिविर जब मैं गुजरात में कर रहा होता हूँ तो अपने आप चल रहा होता है। आप वीडियो रिकॉर्डिंग उठा के देखेंगे उसमें भी आपको वो फील आ जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारी पूर्व तैयारी बहुत अच्छी नहीं। मतलब पूर्व तैयारी हमारी किसी नई चीज को जैसा है वैसा सुना जाए। मेरी मान्यता बहुत जोर जोर से बोलती है, मैं हूं, इसका एहसास मेरे को फिर दूसरे को करवाना पड़ता है। तो मैं यदि कहीं आया हूं तो मैं अपनी मान्यताओं को बाजू में रख के सुन सकता हूं, है ना, और कोई नई चीज आ सकती है, उसमें कोई लर्निंग हो सकती है। ऐसी जर्नी की आदत हमारे यहाँ कम है। तो इस सेंस में देखेंगे तो मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, बहुत दिल से इस बात को कहना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ का आदमी दुस्साहसी है। कोई चीज के पीछे पड़ गया तो फिर पड़ गया, ये गुण भी अलग से दिखाई देता है। तो इस सेंस में कह रहा था कि पहला शिविर इस बात में चला जाता है कि ये बात सुनने लायक है। तो सही अर्थों में लिसनिंग दूसरे शिविर में, तीसरे शिविर में, किसी प्रोसेस में हमारी फिर गहरी लिसनिंग आती है, और यात्रा हमारी अपने संस्कार के अनुसार ही होती है। जैसी हमारी स्थिति है वैसी गति उसके बाद बनती है। इसलिए मेरा निवेदन है, बात कीमती है, ऐसा मैं तो कहूंगा ही, क्योंकि मैं इसको बोलता हूँ। मैं बोलता इसलिए हूँ कि मेरे को कीमती लगती है, इसको बोलने का पैसा तो नहीं लेता हूँ, और 20 साल से यही धंधा कर रहा हूँ। इसका मतलब है यदि किसी काम को हम बिना किसी नाम की अपेक्षा के, क्योंकि ये तो चुपचाप चलने वाला काम है, इसमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, किसी तरह का कोई प्रचार प्रसार नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है, परिवार भाव से चलता रहता है। इसका मतलब है कि यदि कोई काम बिना किसी भय के, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी आस्था के चल रहा है, तो वो शुद्ध रूप से अपने में गुणात्मक परिवर्तन के आधार पे चल सकता है, और अपनी परस्परता में जो लोग आते हैं उनमें कोई गुणात्मक परिवर्तन होता है, तो कहीं ना कहीं अपनी उपयोगिता की तृप्ति का एहसास होता है। हाँ, मैं किसी के काम आ पाया और कुछ हम मिलके अच्छा कर पा रहे हैं। तो इस सेंस में कहेंगे तो मेरे को लगता है कि शानदार कंटेंट है, जहां एक स्ट्रोक में कुछ शेष नहीं बचता है, ना शिक्षा, ना संविधान, ना व्यवस्था, ना घर, ना परिवार, ना संस्थाएं, ना राष्ट्र, ना विश्व। एक स्ट्रोक में सारा काम होता है। एक स्ट्रोक केवल इतना ही है कि जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन, केवल इतना सा काम। तो धीरे धीरे पता कि उज्ज्वला जितना सारा ना, बहुत जो मर मर के और जो परेशान होके चलने वाला काम है, और अपने भीतर थोड़ा सा शांति आ जाती है, शोर मचना कम हो जाता है, कंपैरिजन खत्म हो जाता है, इंद्रियों का दबाव नहीं रहता है, तो अपने में बहुत आराम आ जाता है। और ये ग्रेजुअल चेंज हम हजारों लोगों में आते हुए देख रहे हैं। तो अब अंदर से बहुत एक सुकून आ गया कि ये होने ही वाला काम है। सारे संसार को पलटने की जिम्मेदारी मेरी है नहीं। मेरी जिम्मेदारी इतनी है कि मैं अपने में क्वालिटी को सुनिश्चित करूं, अपने भाव और विचार की क्वालिटी को सुनिश्चित करूं, तो सामने वाले को भी भरोसा होता है कि हाँ, हम भी चल सकते हैं और मिलके कारवा बदल जाए। बार बार मैं वही बात बोलता हूँ, क्योंकि बार बार ये उतना ही सुख देती है। आश्चर्यजनक लगता है कि जिस काम को हम जूझे हैं ना, हमने अपने घर बेच के समाज सेवा करी है, या घर बेच के हमने समाज बदलने के प्रयास किए हैं।
जिसमें कि सब कुछ बर्बाद हो जाए, उस सीमा तक गए। ठीक, जब उस सीमा तक आप जाते हो तो कम से कम एक चीज हो जाती है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ये अंदाजा आ जाता है। तो जिंदगी का बड़ा भाग ज्ञान का ये है कि ये गाड़ी ऐसे नहीं जाएगी, ये वाला ज्ञान ज्यादा बड़ा। कैसे जाएगी वो बहुत छोटा सा है। कैसे चीजें सफल हो सकती हैं वो छोटा सा ज्ञान है, वो ज्यादा बड़ा नहीं। ज्यादा बड़ा यही है कि ये वाली गाड़ी भी नहीं जाएगी, ये वाली गाड़ी इस तरह से भी नहीं होगा, इस तरह से भी नहीं होगा, इस तरह से भी नहीं वाला भाग ज्यादा बड़ा है। तो मुझको तो बहुत आशाएं हैं, लोगों में दिख भी रही हैं, समाज में फैलते हुए भी दिख रहा है ना। और जिस गति से दिख रहा है, देखो इसमें एक आदमी बहुत एम्पावर्ड हो जाता है, मतलब एक आदमी अपने आप में संस्था हो जाता है ना, एक परिवार अपने आप में संस्था हो जाता है। कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने यहाँ संस्था केवल इसलिए रजिस्टर उस संयोग से पहले से हो रखी थी। जब सरकार के साथ काम करते हैं तो जो उनका 300 रुपया 400 रुपया पर डे पर हेड आता है, उसके लिए कोई संस्था चाहिए। अदरवाइज यदि हमारे मित्रों को कोई योगदान करना है, उनको तो कोई संस्था नहीं चाहिए। ये संस्था का झंझट ही खत्म। संस्था नहीं है, परिवार ही संस्था है। और परिवार भाव से कैसे चला जाए, ये परिवार ही फैल के समाज है। तो ये वाला जो मार्ग है ये एकदम साफ सुथरा है। चलिए, इसमें आपने आत्मा में बताया कि आप तभी समझ सकते हैं जब अनुभव है। अभी अनुभव ही आधार है आत्मा को समझने का। ऐसा थोड़ा सा भाषा में गैप है। मतलब बेसिकली कहा यह जा रहा है कि बुद्धि का तृप्त होना, जैसे प्रैक्टिकली एग्जांपल देखें, विचार है, इसको कौन पहचानता है? मैं विचार, मुझ में विचार है, ये मैं पहचान रहा हूं कि नहीं? कैसे पहचान रहा हूं? मन विचार को पहचानता है। विचार चित्त को, मन वृत्ति को पहचानता है, मन वृत्ति को पहचानता है, और वृत्ति मन का मूल्यांकन करता है। मन में ये ठीक नहीं चल रहा है, ये पहचानने वाला कौन है? ऊपर वाला नीचे वाले का मूल्यांकन करेगा, नीचे वाला ऊपर वाले को पहचानेगा, ऊपर वाले के प्रति समर्पित होगा, क्योंकि वो नीचे मतलब बड़ी शक्ति है। तो उस तरह से देखा जाए तो मन वृत्ति को पहचानता है कि वृत्ति मुझसे कोई बड़ी ताकत है और मैं कंसल्टेंसी उससे कर सकता हूं। वृत्ति मन का मूल्यांकन करता है। हमारे मन में जो भी चाहना पैदा होती है, ये चाहना ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, कौन पहचानता है? तो न्याय दृष्टि कहता है कि तुम ये ठीक नहीं सोच रहे, ये तुम्हारा चाहना ठीक नहीं है। तो मन वृत्ति मन का मूल्यांकन करता है, मन वृत्ति को पहचानता है, वृत्ति चित्त को पहचानता है, चित्त वृत्ति का मूल्यांकन करता है, चित्त बुद्धि को पहचानता है, बुद्धि चित्त का मूल्यांकन करता है, बुद्धि आत्मा को पहचानता है। तो यहां से ये पता चला कि जब बुद्धि का तृप्ति हो गया, अवधारणा बुद्धि में पूरा आ गया, तो बुद्धि उस क्षण में आत्मा को पहचानता है। जिस क्षण बुद्धि आत्मा को पहचानता है, उसी क्षण आत्मा व्यापक वस्तु में, ईश्वर में, परमात्मा में अनुभूत होता है। अनुभूत होने का मतलब है ये खाली स्थान खाली नहीं है, ऊर्जा स्वरूप है, हर इकाई से आर पार है, और ये आर पार होने से इकाई ऊर्जित है और एक दूसरे को पूर्णता के अर्थ में पहचाने हुए है। तो इकाइयों के होने का स्वरूप सहअस्तित्व है। ये जो पहचान हुआ ये आत्मा में हुआ, तो इसको अनुभव क्रिया कह रहे हैं। तो अनुभव क्रिया कैसे हुआ कि बुद्धि ने आत्मा को पहचाना, उसी क्षण आत्मा व्यापक में अनुभूत हुआ, इसको अनुभव क्रिया नाम दिया। अनुभव क्रिया का फलन है कि अब पूरा रहस्योद्घाटन हो गया। पूरा अस्तित्व क्यों है, कैसे है, कि क्लैरिटी बन गई। इसका नाम आत्मा है। तो आत्मा में अनुभव होता है, ऐसी भाषा दिया। तो इसको अनुभव पूर्वक ज्ञान का प्रकटन है, ऐसा भाषा दिया। आत्मा में अनुभव पूर्वक ज्ञान के प्रकटन को आत्मा का। जब आस्वादन आते हैं तो प्रारंभिक चरण में जो प्रारंभिक अनुभव है, जो चयन और सुनने के माध्यम से चयन के बाद हुआ तो मन की स्थिति बनी, तो प्रारंभिक अनुभव तो वहां पे भी आया। अनुभव अनुभव में क्या अंतर है?
अभी जो हम अनुभव शब्द हमारा है वो हम बोलचाल की भाषा में उसको कहीं भी रख लेते हैं, तो उसको अनुभव ना कह के उसको आस्वादन ही कह रहे हैं। जैसे मैंने खट्टा खाया, मैंने मार खाई, मैंने संबंध में, है ना, बहुत अच्छा महसूस किया। अभी हम इन सारी चीजों को अनुभव ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ अनुभव का मतलब है कि जो भाव है, जो होना है, वो किसी अनुक्रम में है। और बेसिकली यहाँ अनुभव शब्द का प्रयोग एक आदमी के चरमोत्कर्ष में उसकी अंतिम अनुभूति है, उसकी परम अनुभूति है, उसको अनुभव कह रहे हैं। दोनों में क्या फर्क है? जब मन किसी चीज को, यदि आपकी अनुभव भाषा को ही इस्तेमाल करूं, जब मन अनुभव कर रहा है तो वो बेसिकली भौतिक रासायनिक वस्तु को अनुभव कर रहा है। मन की वो ताकत ही नहीं है कि वो ज्ञान को अनुभव करे। जागृति विधि से, अनुभव मूलक विधि से उसका आस्वादन करता है। तो इसका मतलब है वृत्ति की ताकत क्या है? अनुभवगामी विधि से। ये अनुभवगामी है, अनुभव हो गया तो अनुभव मूलक विधि से फिर आत्मा का प्रभाव सभी के ऊपर पड़ा रहता है। तो वृत्ति क्या कर सकती है? भौतिक रासायनिक संसार में तुलन कर सकती है, इतनी ही ताकत। बाकी न्याय धर्म सत्य का अपेक्षा बना रहता है, जीने की योग्यता नहीं होती। दूसरी एक बात आई थी कि जब आत्मा जागृत हो गई, स्व प्रकटन हो गया, तो क्या आत्मा सीधे मन को देख सकती है कि उसी ऑर्डर में नीचे आएगी? उसी ऑर्डर में। तो ये हो गया कि आत्मा, अनुभव जो है, आत्मा में परमानंद की स्थिति है। तो आत्मा प्रामाणिकता के रूप में व्यक्त होता है। अनुभव का बोध बुद्धि में, अनुभव का बोध अनुभव बोध के रूप में होता है। बेसिकली जो अनुभव का तृप्ति है वो बुद्धि पे रिफ्लेक्ट होता है। देखो, इसको ये बोला कि यहां तक जानना है, यहां तक जानना है, तो जानने मानने का संतुलन को कहा बोध। और जानने के बोध के आधार पर अनुभव मूलक विधि से दोबारा बोध हुआ, उसको बोला जानने मानने का तृप्ति बिंदु। तो जो तृप्ति है, जो परम तृप्ति है, वो अनुभव के साथ है। अब अनुभव मूलक विधि से जब बोध हुआ तो बोध पूर्वक संकल्प हुआ, संकल्प पूर्वक चिंतन हुआ, चिंतन पूर्वक चित्रण हुआ, चित्रण पूर्वक तुलन विश्लेषण पूर्वक आस्वादन चयन हुआ। तो फिर ये ऐसे रिफ्लेक्ट होता है। तो जब यदि अनुभव, आत्मा का प्रकाश बुद्धि पे पड़ा रहता है, बुद्धि का प्रभाव साक्षात्कार पे, चित्त पे, तुलन पे, और शरीर जागृत मानव हो के भ्रमित, आत्मा डायरेक्टली शरीर को नहीं चला सकता। शरीर को जब भी चलाएगा तो मन ही शरीर को चलाएगा। तो सबकी सारे फैकल्टी का अपना एक निश्चित फंक्शन है, उसकी एक निश्चित कैपेबिलिटी है, और सबकी मिला के कोई कैपेबिलिटी है जिसको हम कह रहे हैं कि समझने और प्रमाणित करने का काम जीवन शरीर के माध्यम से करता है। कल एक बात और आई थी, साक्षात्कार के समय जो चित्रण पहचान, उसमें ये आई थी कि मध्यस्थ दर्शन, एक कल एक बिंदु उठा था मध्यस्थ दर्शन का। आप कर सकते, वो कहाँ है कपड़ा, ये वाला पूरा बोर्ड, ये अभी रुका रहने देना, ये निकाल। तो उनका प्रभाव वहां बना रहता है। जैसे मंदिर जैसी जगहों में या ऐसी पवित्र जगहों में ना, जहां किसी श्रेष्ठ जीवन में, जैसे हमारे घर का कोई एड्रेस है और कल ये शरीर नहीं रहेगा, जीवन कहीं तो रहेगा। तो कुल मिला के जीवन कहाँ रहेगा? जैसी उसकी मन स्थिति है वैसी स्थिति में रहेगा। और जो पवित्र जीवन है, जो श्रेष्ठ जीवन है, वो किसी पवित्र स्थानों को स्वीकार्य रहते। तो यदि कोई पवित्र जीवन, श्रेष्ठ जीवन किसी जगह में है तो उसका प्रभाव वहां बना रहता है, वो हमको सुदृढ़ लगता है। आज मध्यस्थ क्रिया, मध्यस्थ दर्शन। मध्यस्थ दर्शन की बात हुई थी तो उसमें कुछ शब्द आए थे, मैं चला गया था 808 में। मेरे को याद है सर। नहीं, आपने जब बताया था तब मैं नहीं था, रात को जब 10:30 बजे चर्चा हुई थी तब था। मध्यस्थ दर्शन, मध्यस्थ दर्शन का मतलब है मध्यस्थ सत्ता, मध्यस्थ क्रिया,
मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ जीवन, इन सबको एक साथ एक शब्द में बोला तो मध्यस्थ दर्शन। टेक्निकल मीनिंग ऐसा, व्यावहारिक मीनिंग तो दूसरे तरीके से बोल देते हैं। सम, विषम और मध्यस्थ। सम का मतलब है सृजन, विषम का मतलब है विसर्जन, और मध्यस्थ का मतलब है बने रहना। जैसे बचपन को देखेंगे तो कौन सी क्रिया, कौन सी गति अधिक दिखाई देती है? एक मानव के बचपन को देखेंगे तो सृजन, और प्रौढ़ अवस्था को देखेंगे जहां सुख नहीं है वहां से उसको पाने का प्रयास, बंधन है, वो विषम है। और बने रहने का मतलब है कि जो समझने का प्रयास हम करते हैं उससे कोई चीज समझ में आ जाती है तो बना रहता है। अब तक जब शिविर में आए थे तब एक लेवल था, अब एक लेवल ये हो गया। इसको मेंटेन करेंगे तो ये लेवल बना रहेगा, और अध्ययन करेंगे तो ये और ऊपर चला जाएगा, फिर वो बना रहेगा। ब्रह्मवश हम क्या मानते हैं? हम स्वयं को शरीर मानते हुए क्या चीज बढ़ जाए, पद और पैसा बढ़ जाए, इसको सृजन मानते हैं। ठीक, शरीर बना रहे इसको सृजन मानते हैं। इसको मध्यस्थ मान लेते हैं कि शरीर जैसा है बस ऐसे ही बना रहे, बूढ़ा मत। तो हम अस्तित्व के अनुरूप चल रहे हैं कि अस्तित्व के विरोध में खड़े हो गए? जो चीजें बदलने वाली हैं वो बदलेंगी, वो रुकने वाली नहीं है। तो जो हम अस्तित्व से विरोध कर रहे हैं ये हमारा जूझना हो गया। स्वीकार लें, उम्र बदलने के साथ शरीर बदलेगा तो बहुत आराम का काम हो गया। इसका मतलब है कि सृष्टि की सारी गतियां, ये गति सृष्टि में तो गति के रूप में है, वहां तो कोई झंझट नहीं है। मानव में यही गति आवेश के रूप में हो जाती है, तो सम गति आवेश में सम आवेश हो जाता है। सम आवेश का मतलब सृजन तो करना था, मकान तो बनाना था, और पड़ोसी को देख के कुछ और बना दिया। अब किस्तें तो आपको चुकानी है ना? तो इस तरह से हमने तो जो भी, फिर चाहे हम मानव में पहचान की तलाश है, पहचान का सृजन है, लेकिन वो पहचान की तलाश हमने रूप बल धन पद से जोड़ दिया, या किसी विचार के आधार पर अपने फैलाव से जोड़ दिया, या किसी योजना के आधार पर अपने फैलाव से जोड़ दिया, तो वो फिर आवेश में चला जाता है। और सम आवेश, कोई भी आवेश की निरंतरता नहीं है। सम आवेश फिर विषम में बदल जाता है और फाइनली फिर सम की ओर जाना पड़ता है। तो मध्यस्थ क्या है कि सम मध्यस्थ में कन्वर्ट हो जाए। मैंने मकान बनाया, वो मेरे रहने के लिए उपयोगी हो जाए और मेरा जीवन उसमें रह के मैं अपने समझने का काम करूं, तो मेरा जितना भी सम है वो मध्यस्थ में कन्वर्ट हो जाए। इसका नाम अध्ययन है। सम मध्यस्थ में कन्वर्ट हो जाए, इसका नाम अध्ययन है। परंपरा ने इन्हीं तीन गतियों को अलग अलग रूप में पर्सोनिफिकेशन करके पहचाना है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश बोल रहे हैं, यही तीन गतियां हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आदमी नहीं, वो अस्तित्व में तीन गतियां हैं, सृजन, विसर्जन और बने रहना। इसमें जो सम विषम, समातिरेक विषम और विषमातिरेक सम, ये तो कल आपने बोल दिया था। उसके बाद जब रात में मैं चला गया था बीच में, तो दोबारा आया तो उस समय ये बात हुई कि चित्रण के अनुसार साक्षात्कार बनता है, और साक्षात्कार में तीन क्रियाएं चल रही होती हैं, सम विषम और मध्यस्थ। नहीं, मैंने नहीं कहा, आपने नहीं बोला था, जो हमने सुना था, इसीलिए मैं जानना चाह रहा था। उसमें दूसरी बात ये आई थी कि जैसा बताया सम और विषम, सृजन और विसर्जन, इसमें गति ऊपर नीचे होती रहती है। सृजन हो रहा ऊपर हो रहा है, विसर्जन हो रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक मध्यस्थ बीच में आया। तो मेरा प्रश्न ये था, साक्षात्कार स्थिति है
और चित्रण गति है। तो गति है तो वहाँ तो परिवर्तन माना जा सकता है। स्थिति में भी परिवर्तन होता है। स्थिति में परिवर्तन का आधार चित्रण में निरंतर परिवर्तन का कारण है या? सुन लीजिए, हाँ। देखिए, एक तो ये समझने लायक बात है कि 4.5 क्रिया में सम विषम मध्यस्थ तीनों गतियां, ये ठीक लगता है? 4.5 क्रिया में वो तो हम एक्सपीरियंस करके देख ही रहे हैं, क्योंकि 4.5 क्रिया का हमको एक्सपीरियंस है। 5.5 क्रिया हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है, वहां बात करते हैं तो समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज की बात कर रहे हैं, ये होता है। तो ये पता चला कि इसमें क्या है, सम विषम मध्यस्थ तीनों है। साक्षात्कार और बोध में केवल सम और मध्यस्थ है। तो साक्षात्कार और सम में ज्ञान का सृजन होता है, समगति, और बोध में वो बना रहता है। बेसिकली सम और मध्यस्थ का प्रभाव। अनुभव क्रिया में बोलेंगे तो केवल मध्यस्थ है, वो केवल बना रहता है उसमें, है ना। तो अनुभव 0 और 1 है, अनुभव है या नहीं है, अनुभव धीरे धीरे हो रहा है, ऐसा कोई भाग नहीं कहते। तो बेसिकली सारा पुरुषार्थ यदि देखें तो सारा पुरुषार्थ इतना है कि श्रवण एक लेवल का पुरुषार्थ है, वो आसान काम है। न्याय धर्म सत्य को तर्क संगत विधि से चित्रित कर लेना, लॉजिकली उसको मेमोरी में ला लेना, ये आसान काम। अब जो मेमोरी में लाया उसमें शोध पूर्वक रिसर्च करके मेरे सुखी होने को शोध करना, तो मैं पहचान पाता हूं कि प्रिय हित लाभ की तुलना में न्याय धर्म सत्य वरीय है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जीना है, ये जिंदा रहना है। तो न्याय धर्म सत्य का दृष्टि वरीयता में स्थापित हो जाना, दृष्टि स्थापित हो जाना, जैसी दृष्टि स्थापित हो गई वैसी इच्छाएं पॉपअप होती रहती। देखो, मैं बाजार में जाता हूं, मेरे को क्या दिखाई देता है, जैसी मेरी दृष्टि होती। वाइफ को लगता है घूम घूम के एक ही सूट 4 मॉल पे देखे, और हस्बैंड उस बीच में कुड़कुड़ाते रहता है, उसको सभी अच्छा ही लगता है, तो ले ले यार जो लेना है, पीछे पीछे घूमता रहता है बेचारा। नहीं घूमे तो आप नाराज होते, आपको हमारे साथ इंटरेस्ट नहीं है, उसको सूट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और आपको भी देखने में इंटरेस्ट ज्यादा है, लेने में कम है। तो क्या फर्क है? दृष्टि का फर्क। एक प्रिय दृष्टि से संचालित है, एक को प्रिय दृष्टि उस मामले में नहीं है, उसकी प्रिय दृष्टि कहीं दूसरी जगह हो सकती है। तो इसका मतलब यह हुआ, क्या बात हो रही थी? आपके न्याय धर्म है ना। तो हाँ, पॉपअप होता है। तो इसका मतलब है कि जैसी मेरी दृष्टि होगी वैसी इच्छाएं में मेरे अंदर चित्रण सारे हैं। मेरे पास प्रिय हित लाभ के भी पर्याप्त चित्रण है, मेरे पास न्याय धर्म सत्य की भी मान लो अपेक्षाएं बनी हुई है, मनन हो गया है तो फिर वो प्रायोरिटी में आ जाएगा। लेकिन जैसी दृष्टि होगी, प्रिय का दृष्टि होगा तो प्रिय वाले चित्रण उभर के इच्छा बन जाएगी, हित वाले दृष्टि होंगे तो हित वाले इच्छाएं क्रियान्वित हो जाएगी। तो इस रूप में जैसी मेरी दृष्टि होगी, और यदि न्याय धर्म सत्य का दृष्टि हो गया तो न्याय धर्म सत्य का दृष्टि होने से मेरी तीव्र इच्छा में तो समझना जीना आ जाएगा, लेकिन इधर तीव्र इच्छा भी हो गई है, न्याय धर्म सत्य की दृष्टि भी हो गई है, और चित्रण में पूर्वाग्रह पूर्वाभ्यास का मटेरियल भी पर्याप्त मात्रा में। फिर यहां से वो जूझना चालू होता है, एक उधर खींचता है, एक इधर खींचता है। तो वो एक स्ट्रगल है मानसिक, जो जिससे हर किसी को गुजरना ही। जितना यही है कि पूर्वाग्रह और पूर्वाभ्यास है। जब सपोज मानव तीर्थ जाते हैं तो कुछ नहीं है, यहाँ आते हैं थोड़ा ये भी वातावरण का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव। इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज क्या है? इंजीनियरिंग का वातावरण है। मेडिकल कॉलेज क्या है? मेडिकल का वातावरण है ना। तो वातावरण बड़ी महिमा है। जिस काम को हम करना चाहते हैं उसका वातावरण हमारे लिए जरूरत है। नशेड़ियों को नशेड़ी का वातावरण। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम 4.5 बिंदुओं पे ध्यान देते हैं तब तक विषम की स्थिति उत्पन्न रहती है, नहीं, लेकिन जैसे ही वो जो आधा साक्षात्कार वाला को हिस्सा पकड़ा, हाँ,
और एनडीएस में कन्वर्ट हो गया। एनडीएस में वो तीनों चीज़ें तो समाहित हैं ही। तो जैसे ही आया हुआ तो वो साक्षात्कार हुआ तो विषम समाप्त हो गया। समाप्त पूरा हो गया ऐसा नहीं, पर उसका प्रभाव बहुत क्षीण हो गया। तो ऐसे में साक्षात्कार में अगर हम विषम की बात कर रहे हैं, वो एक नेगेटिव पॉइंट है, वो यहाँ से प्रभावित हो रहा है, संचालित यहाँ से। बहुत बढ़िया, गुड, अच्छा ग्रुप, अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। मुझे इसमें एक्चुअली समझ तो आ रहा है बट समझ नहीं आ रहा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मेरे को जो समझ आ रहा है वो है कि हमारे पास एक हार्ट है और एक माइंड है। तो जो भी हमारी चीज़ हार्ट से निकल के जाती है तो उसका जो प्रभाव होता है और उसका जो फीलिंग से होता है वो डिफरेंट होता है। उसके अंदर भाव वाली ये समझना पड़ेगा कि हार्ट में भाव होता है कि हार्ट भाव से प्रभावित होता है। भाव दिल में पैदा होते हैं या दिल भाव से प्रभावित होता है? हार्ट अलग है, माइंड अलग है, जीवन है ना। तो दिल तो पागल है, तो दिल बेचारा कुछ नहीं करता, ब्लड पंप करता है और गाली सबसे ज्यादा वही खाता है। तो जितना भी भाव है वो जीवन में है, वो भाव से हृदय गति प्रभावित होती है। जब भी हम बहुत खुश होते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाता है, भयभीत होते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो इन क्षणों में उसको ज्यादा ब्लड पंप करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो बेसिकली भाव के साथ सीधा कनेक्शन है हार्ट का, इसलिए वो प्रभावित होता है। दिल में भाव पैदा होता है ऐसा कहना मुश्किल है। सारा भाव जीवन में, भाव और अभाव सब जीवन में ही है। अनुवृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा। जीवन और जीवन दम लगाओ। जीवन की स्वस्थता जो है शरीर को भी स्वस्थ कर सकती है। 95% बोल रहे हैं बीमारियां साइकोसोमैटिक, और मेरा साइकोसोमैटिक और दूसरे का भी साइकोसोमैटिक। वो दूसरे ने खेत में जहर डाल दिया, उसकी मानसिकता खराब थी, उससे मेरा शरीर खराब हो गया। तो फाइनली किसी की खराब मानसिकता की वजह से ही हुआ, चाहे सब्जी से हुआ है, अल्टीमेटली तो किसी की मानसिकता से ही हुआ। फिर अपनी मानसिकता की वजह से भी बहुत सारा दबाव हमारे ऊपर आता है। जितने दबावों से हम गुजरते हैं, जितने अभाव से गुजरते हैं, जितनी असुरक्षा से गुजरते हैं, भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता, ये भीतर में बहुत उपद्रव मचाता है और उसका प्रभाव शरीर पे पड़ता है। चलिए और कुछ। हाँ ये चित्रण पर थोड़ी सी गाड़ी अटकी हुई है। अभी जैसे एक बात आ रही थी कि हम किसी से ऊर्जित होना, अभी जैसे बात हमारी सकारात्मक स्वीकृतियों का पोषण ऊर्जित होना है। समझ में आती है? मैं कह रही हूँ किसी से ऊर्जित होना या तो खोए से रहते हैं, कोई एक ही लाइन में सारे वर्ड हो जाए। क्या बोला? सकारात्मक स्वीकृतियां, जो पॉजिटिव एक्सेप्टेंस है, उनका जब भी नरिशमेंट होता है, उनका जब भी पोषण होता है, हम ऊर्जित महसूस करते हैं। उसी को हम एनर्जी बोलते हैं। अच्छी बातों से तो एनर्जी आती है। मैं बढ़िया से जी सकता हूँ, परिवार में सब कुछ अच्छा हो सकता है, समाज में सब बढ़िया हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव। हाँ जी, नहीं पहले तो पूरा कर लो। मैं ये बोल रही थी किसी से ऊर्जित होना है, स्वयं में ऊर्जित रहना। आप स्वयं में, आप भगवान का पूजा करते हो या जो भी कुछ आपकी आस्था है, उससे क्या होता है? उससे सबसे बड़ा काम ये होता है कि आपको आपके भीतर आपका मनोबल बढ़ता है। सूत्र है, पवित्र विचार ही मनोबल है। मतलब मैं ये कह रही हूँ, मान लीजिए हम कहते हैं उपवास रखा है, मंदिर जाना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं मानती। मतलब अगर मैंने उपवास रखा है तो जरूरी है क्या मैं मंदिर जाऊँ? आप जो मानते हैं वही आपकी ऊर्जा है। तो मतलब मैं ये देख रही हूँ कि वहाँ स्वीकृति के भाव में जीना सुख है। जो आपकी स्वीकृति है उनके अनुसार आप चलते हो, जिसको मनमानी करना भी कहा जाता है। तो अपनी मनमानी में आपको ठीक लगता है।
अब वो ठीक है कि नहीं है ये चेक करना बाकी। न्यायधर्मी सत्य होगा तो अपने आप ड्रॉप हो जाएगा। चलो मैं अब इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हाँ, अपने एक शब्द लिखा है संकल्प के आगे रितंभरा। कल आपने इसको समझ भी कहा था, कल इसको प्रज्ञा भी बोला था, प्रज्ञा रितंभरा समझ, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध बुद्धि। ओके ठीक है, शुद्ध ये ज्ञान, शुद्ध क्लियर है। दूसरा आपने कहा था कि आत्मा परमात्मा में अभिभूत रहता है, उसको 2 मिनट के लिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए। अध्ययन शिविर करो आप लोग, शिविर में सारा पूरा कर दोगे। ये आपने फिर पहले शिविर में बोला था कि 10 तो 8 रह गए ना मेरे। हाँ 8 दूसरा हुआ, 10 के बाद बोलना। यही स्थिति जल्दी कर लो, 2 दिन में भी हो जाएगा। हाँ जी ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, बनाए रखो, उस पर शोध करो। अपनी मेहनत करने से जो पाते हैं ना वो स्थायी हो जाता है। तो अभी कम से कम एक अटक गया कि हाँ यार ये क्या है, इस चक्कर में और बहुत कुछ ढूंढ डालो। मध्य दर्शन बताइए ना। मध्य दर्शन, चलो मध्य दर्शन का मतलब है जिसको हमने मूल ऊर्जा कहा, स्पेस कहा, वो सभी इकाइयों से आर पार है, इसलिए उसको मध्यस्थ सत्ता कहा। मध्य बेसिकली जो एटम है उसका जो सेंटर है उसको मध्य बोल रहे हैं, और सेंटर सबसे सूक्ष्म जगह है, उससे भी आर पार है, इसलिए सब इकाइयों के आर पार है, इसलिए उसको कहा मध्यस्थ सत्ता। तो व्यापक वस्तु को, खाली स्थान को मध्यस्थ सत्ता भी एक नाम है। समस्त इकाइयां उसमें होने मात्र से नियंत्रित हैं, इसलिए एक नाम उसका सत्ता है। सत्ता क्या होती है? हम सत्ता किसको जानते हैं? जो सबको नियंत्रित करता है। तो व्यापक वस्तु को इस रूप में भी पहचाना कि सभी इकाइयां उसमें होने मात्र से नियंत्रित हैं, इसलिए उसका एक नाम सत्ता है। और ये सत्ता इकाइयों के मध्य से आर पार है, इसलिए इसका नाम मध्यस्थ सत्ता है। बढ़िया। मध्यस्थ सत्ता होने की वजह से जो मध्यांश है, किसी भी परमाणु का जो सेंटर है वो मध्यस्थ क्रिया है। किसी भी परमाणु का जो केंद्र है, जड़ परमाणु या चैतन्य परमाणु, वो मध्यस्थ क्रिया है। मध्यस्थ क्रिया की महिमा है जड़ परमाणु में भी कि वो उस परमाणु के गठन को बनाए रखता है। एक परमाणु परमाणु के रूप में बना रहता है तो उसका जो न्यूक्लियस फोर्स है वो उसके ऑर्बिटल पार्टिकल्स को बांध के रखता है, अपने में बना के रखता है। ये एटम के मध्यस्थ की महिमा होती है। जीवन में जो मध्यस्थ है उसका नाम आत्मा है। मध्यस्थ क्रिया आत्मा के स्वरूप में है। तो मध्यस्थ क्रिया है, उसका मध्यस्थ बल है, उसकी मध्यस्थ शक्ति है। क्रिया है तो उसकी बल और शक्ति है जो परमाणु के गठन को बनाए रखती है जड़ संसार में। और जीवन की बात करेंगे तो मध्यस्थ बल और शक्ति, मध्यस्थ बल और शक्ति बेसिकली आत्मा के प्रभाव को बोला। इस प्रभाव के कारण जीवन ही मध्यस्थ हो जाता है। मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा के प्रभाव में हो जाते हैं। फिर है तो जीवन ही मध्यस्थ हो गया। सम विषम से ही मुक्ति मिली, पूरा जीवन ही मध्यस्थ हो गया। 4.5 क्रिया में भी अब विषम वाला काम खत्म हो गया। इसलिए कहा कि जागृत मानव कर्म करने के लिए भी स्वतंत्र है और फल भोगने के लिए भी स्वतंत्र है। पूर्ण स्वतंत्रता हो। भ्रमित मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है। इसलिए इसको मध्यस्थ दर्शन कहा। तो मध्यस्थ सत्ता का अध्ययन, मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ जीवन, इन सब का अध्ययन किया तो मध्यस्थ दर्शन हो गया। मध्यस्थ का दर्शन हो गया। आपने अभी क्या मध्यस्थ का दर्शन हो गया? मध्यस्थ सत्ता के रूप में व्यापक वस्तु को पहचाना, खाली स्थान को पहचाना, और इकाइयों के रूप में उनके न्यूक्लियस की ताकत को पहचाना, न्यूक्लियस की महिमा को पहचाना, ये मध्यस्थ दर्शन। आपने इसमें बोला अभी कि जीवन में जो न्यूक्लियस है वो आत्मा है, ठीक है, और वो उसकी गठन पूर्णता को बनाए रखता है। एक तो जैसे गठन पूर्णता को बनाए रखने के लिए उसी कारणवश ये
विषम से दूर रखता है, सम विषम से दूर रखता है? नहीं, गठन को बनाए रखता है का मतलब है कि अब उसमें कोई नया एटॉमिक पार्टिकल आएगा नहीं, उसका कोई पार्टिकल बाहर जाएगा नहीं, इसीलिए जीवन अमर हो गया। इसी गुण के कारण वो सम विषम से मुक्त है। इसी गुण के कारण उसका गठन सम विषम से मुक्त है, लेकिन उसमें जीवन रूप में जो प्रभाव है, जो नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी को स्वीकारने अस्वीकार करने की ताकत है, तो उसमें फिर गुण के रूप में सम विषम है, गठन के रूप में सम विषम नहीं है। स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, उसकी स्थिति बदलेगी। मन खराब हो सकता है, मन अच्छा हो सकता है। इसीलिए जब आत्मा अनुभव संपन्न होता है तो उसको सम विषम स्पर्श नहीं करता, उसके बाद वो पार हो। बढ़िया, छा गए भाई। पहले शिविर में इतने टेक्निकल है, तुम्हारा दूसरा अच्छे क्वेश्चन है। धन्यवाद। आगे चलिए, सब साफ। मेरी अभी तक की जर्नी में ठीक है, शिक्षा पे ही ध्यान दिया, थोड़ा विज्ञान पढ़ा। माइक थोड़ा जी। तो मतलब कोई ऐसी फिलॉसफी आइडियोलॉजी की कोई पूर्व मान्यताएं मेरे अंदर नहीं थी। तो सौभाग्य से जो पहला ही कंटेंट जिसमें मेरा ध्यान गया या मुझे सूचना जो मिली है, जो चर्चाएं चली है, एक तरह से वो पहला ही है। हाँ ठीक है, थोड़ी आस्था है, आस्था हम सबके कोई ना कोई रिलीजन कोई रहती है। तो वो वहां पर भी मेरी शुरू से यही क्लैरिटी बनी थी कि ईश्वर एक है, जो मैं मानती थी। मैं गुरुद्वारे भी जाती थी, मंदिर भी जाती थी, और क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी तो चर्च भी जाती थी। तो मेरी पर्सनल खुद की ये मान्यता थी कि ईश्वर एक है, बस नाम अनेक है। तो मैंने ऐसे ही किसी के भी, क्योंकि सभी अगर देखा जाए तो सबकी मिलती जुलती ही अगर डायरेक्शन सही है तो वो एक ही चीज सभी बोलते हैं धर्म। तो बहुत ज्यादा डेप्थ में मेरी उसका भी नहीं है। तो यही कंटेंट जो है, इस पे चर्चाएं जो सुनी पढ़ी, जो भी ध्यान गया, पूरी एग्रीमेंट रही, 100% एक्सेप्टेंस भी रही। चीजें सही हैं, सूचना अंदर तक गई। लेकिन क्वेश्चन ये है कि प्रयास किया जाता है लेकिन निरंतरता नहीं आती। लेकिन जब भी गड़बड़ हो रही होती है अपने आप से, उसी समय बिल्कुल मैंने देखा है कि ध्यान जाता है कि ये जो मैं कर रही हूँ ठीक नहीं है। फिर अगली बार फिर गलती होती ही है, कोशिश की जाती है, क्योंकि अध्ययन नहीं, अध्ययन जवाब है। अध्ययन कैसे करते हैं इसका पता अध्ययन बिंदु शिविर में चलता है। वो दिसंबर में कर लीजिए। दिसंबर तक मेरा पैक है, बाहर हूँ लगातार, है ना। तो जनवरी या फरवरी में प्लान करेंगे। उसके है सूचना मिल जाएगी। जी भैया, ठीक। तब आपने भैया मूर्तियों में चर्चा हो। हाँ वही कर। अध्ययन बिंदु यूट्यूब पे है ना? हाँ अध्ययन बिंदु एक यूट्यूब पे है, वो तो कर ही सकते हैं। हाँ जी चले। हेलो। हाँ हाँ माइक। मैं एक बात कहना चाहती थी। सभा में अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो सबके सामने कह सकते हैं। पर्सनली कहीं भी कहना मुझे ठीक नहीं लगता। जो है भैया वो समझ गए होंगे। आज पानी का इशू था सुबह, पानी आ नहीं पाया था। हाँ। तो वो भैया कह रहे थे कि इनके आचरण में कुछ नहीं है। तो मुझे ये बात ना थोड़ी ठीक नहीं लगी। तो कोई भी प्रॉब्लम है ना तो पर्सनली शेयर कर सकते हैं, लेकिन किसी के सामने कुछ भी कहना ये थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि कमियां हमें भी हो सकती हैं, तो हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं, किसी को प्रॉब्लम है बोलिए किसको हाँ, बिल्कुल सबके सामने शेयरिंग हो इस चीज की। किसी को कोई समस्या है सभा में आराम से शेयर करें, घर की बात। मुझे ये परेशानी है क्योंकि तो संकोच करने की जरूरत नहीं। और ये आप समझ, मतलब ये आपके ध्यान में भी बना रहे कि ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है। नंबर 1, हम किसी सरकारी जगह में नहीं है। नंबर 2, हम अपने ही घर में हैं। नंबर 3, यहाँ कोई नौकर नहीं है। नंबर 4, हम सब मिलके अपने लिए एक व्यवस्था बनाए हैं जिसमें हम बेहतर चल सकें। आपके घर के अनुरूप यहाँ हर चीज मेंटेन हो जाएगी,
ऐसी भी अपेक्षा करना शायद उचित नहीं है। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनकी सीमाओं को समझ के उनके साथ चला जा सकता है। फिर भी जो भी आपकी सारी स्थितियां होंगी उनके साथ साथ सम्मान निभाने की कोशिश करेंगे, है ना? मुझे ये लगा कि अगर 7वें दिन भी हाँ। हमारी ये स्थिति है, हाँ। तो फिर या तो मतलब आपको बदलना नहीं चाहते, ये ठीक है, पर्याप्त है, बस हो गया। मैं क्षमा चाहती हूँ। नहीं देखो इसमें और ये भी सबको क्लियर है कि जो भी सबके अनुमति से सबसे पहले आपने एक बात की कि जब हम लोग घर में रहते हैं तो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसके कारण है कि घर वाले या तो खाना बनाने की व्यवस्था में है, खाने की व्यवस्था में है, और उसके इंतजाम की व्यवस्था में। यहाँ सारी व्यवस्था केंद्रित है, एक जगह है, उसको देखने वाले यहाँ पे जो लगे हुए हैं वही। दूसरा, यहाँ पे जो हम लोग तो आश्रम में आते जाते हैं, जो दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था थी जिसके लिए मैंने बोला था, सब अपने बर्तन धोते हैं, लेकिन एक चीज जो ऑब्जर्व की थी, अपनी थाली का कूड़ा उसमें डाल देते हैं। 2-3 लोग हैं जो उसको कूड़े को आकर के फिर उसको देखते हैं, साफ करते हैं। क्या हम अपने घर में अपने आचरण में ऐसा करते हैं? छोटे से प्रश्न है मेरे। ठीक बात। तीसरी चीज ये है कि पानी की समस्या अच्छे बिल्डिंग में होती है, यहाँ तो लगातार बिजली नहीं है। हम लोग को जब होता है तो हम लोग संजीव जी को मैसेज कर देते हैं फोन करके, ऐसी चीज है। मैंने देखा वो एक टांग से दौड़ते हैं, वही जो खुद देखा है मैंने वही। और दूसरी चीज जो देखी है, जो मुझे थोड़ी सी शर्मनाक लगी आज जब ध्यान दिया, कि वो यहाँ तक कि बिजली भी खुद आकर के बंद करते हैं, जो कि कोई भी जो निकला है वो स्वयं में बंद कर सकता है। तो जो इन्होंने कहा, जो भावुकता ज्यादा थी, दृढ़ता भी थी, ये मुझे पसंद आई दृढ़ता। चाहे कि आप दृढ़ नहीं होंगे तो कोई चीज चलती नहीं है। जैसे परिवार में एक बड़ा होता है, दृढ़ होता है, तभी परिवार चलता है। इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ सृजनता और बाकी चीजें समाप्त हो गई। तो मेरा जितने भी लोगों से जहाँ कहीं पे भी शिविर में जाएं, जहाँ ऐसी व्यवस्था है, जहाँ न्यूनतम मूल्य पे, मूल्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके न्यूनतम सहयोग से, कीमत भी नहीं, सहयोग से व्यवस्था जहाँ चल रही है, हमारा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हो जाता है कि उस व्यवस्था को और कैसे सुदृढ़ किया जाए। और ऐसी बात जो इन्होंने उठाई है, सबकी मैं क्षमा चाहता हूँ, ये बात उठनी भी नहीं चाहिए थी और आनी भी नहीं चाहिए थी। कोई नहीं, फिर भी अपना घर समझें और अपने घर में जैसे निभ लेते हैं, जैसा भी हमारा घर होता है, वो झोपड़ी है तो उसमें निभते ही है ना, तो अपने घर का अपना घर समझ के उसमें निभ लें। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए, जितनी चर्चा हमारी हो गई तो मैं बोलिए। मेरा भी मन कर रहा है। मेरे ख्याल से ये संजीव जी और दीपा जी और उनका जो पूरा परिवार जिस रूप में लगा है, बहुत ही एक्सेप्शनल है। उनके तो बहुत सारे भैया भी पूछ रहे थे, पूछ रही थी, 7-8 शिविर मैंने किए हैं, हर जगह की अपनी सुंदर व्यवस्था होती है, लेकिन इस तरह का एक्सेप्शनल परिवार मैंने नहीं देखा है। मैं तो झुक के सलाम कर रहा हूँ। बहुत ही सुंदर काम है। मेरे घर में अपने, जो मैं अपना घर कहता हूँ, माना मैं गाजियाबाद में, मेरे घर में भी 10 कमियां हैं, मुझे खुद डेली नजर आती हैं, होती है। जैसे भाई साहब ने कहा, कुछ प्लस माइनस हम लोग पूर्ण कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो जैसे हमने भाई साहब के लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन किया था, क्या हम इस परिवार के लिए महाराज कभी जबरदस्त। मेरे ख्याल से ये घटना हमने कल की नहीं रखी थी, लेकिन जो भी इतने हम आभारी हैं आपके, तो मन में क्या कह रही कि कल फिर करेंगे। बहुत आपका आभार है, और बहुत जबरदस्त आपका परिवार इसमें जुड़ा, और हम सब इसको एक्चुअली जब बात व्यवस्था की आ ही रही है, मतलब हम सब अपने आप को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक छोटी सी चीज पे मेरा भी ध्यान बहुत जाता है बार, और मैं उसको मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, फिर जाके देखती हूँ वो व्यवस्था बिगड़ी हुई है, तो इसलिए लगा कि सबके साथ शेयर करूँ। एक बहुत इम्पोर्टेंट है, जब हम चप्पल बाहर उतारते हैं तो उनको लाइनों में लगाया जाए, मतलब लाइन से उतारा जाए, एक चप्पल यहाँ और एक वहाँ। तो अगर हम बाहर से आते हैं तो देखते ही एनर्जी
फील हो हमें कि सब कुछ व्यवस्थित है, तो वो हमारी इन छोटी छोटी चीज़ों से हमें फील हो जाता है कि भाई चप्पल लाइन से लगी होंगी तो पता चलेगा अंदर क्या व्यवस्था चल रही है। तो एक तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और दूसरा आपके लिए है, मैं बोल रही हूँ अभी आपको बहुत छोटे शब्द में बस बता रही हूँ हमें यह क्या फील हो रहा है कि जैसे हमने घर में रह के अपने लिए अपनी लाइफ को चलाने की बहुत कुछ सीखा, और सेम वही मायके वाली फीलिंग हमें यहाँ पर आ रही है। थैंक यू सो मच। दिल्ली गवर्नमेंट टीचर्स का भी घोषित रूप से मायका है। एक शब्द में ही आपने सारा क्लियर मैं तो बल्कि कह रहा था कि यदि हमें जापान इस तरीके से अभिवादन आता है तो पता नहीं कितना झुक के हम नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, इस जगह में जहाँ बिजली नहीं है 18 घंटे जनसेट चलता है और वो कभी भी खराब होता है। इस शिविर में बिजली की कितनी प्रॉब्लम आई है, हम आप लोग तो उस समय चुप हो जाते हैं, कुछ और बात कर लेते हैं, लेकिन जिसको दौड़ना होता है वो दौड़ रहा होता है। तो संजीव भाई की लगभग मतलब इसमें कोई कहने की नहीं है, यदि वो आदमी यहाँ पे है तो यहाँ शिविर चलता है, अदरवाइज यहाँ शिविर नहीं चलता। ये बिजली का प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लिकेटेड है और पानी वाने की स्थिति ऐसी है कि किसी भी एक रूम में टोटी खुली रह जाती है, पूरा पानी निकल जाता है ना, और कोई ना कोई एक रूम में खुली रह जाती है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये भी हम कैसे कहें, हमको संकोच भी होता है। कमोड में महिलाएं कोई अपना वेस्ट मटेरियल डाल देती हैं, उसके चक्कर में पूरी नाली चौक हो जाती है, फिर वो पाइप तोड़वा के और कैसे कैसे वो साफ होता है उसको हम जानते हैं। तो ये पूरे सिस्टम में मैं फिर से आप लोगों को ये मतलब खुल के भी शेयर करते हैं, फिर भी ये और पता रहे ताकि आप भी बाकी को कम्युनिकेट कर सको। इस संस्थान में ना समाज का एक पैसा आता है, ना किसी सरकार का एक पैसा आता है। मित्र भाव से जो हम सब मित्र हैं, ये जो भी कुछ बिल्डिंग बनी है हमारे मित्र परिवारों के सहयोग से या हमारे जो भी कुछ तन मन से बनी है, तो इसमें कोई फंडिंग कहीं से नहीं आती। जब हमको इस बात का ध्यान में रहेगा तो जितनी हमारी सीमा है उसमें चलता है। तो इस सीमाओं में रह के जैसे कुछ लोग आते हैं उनको ये सुविधाएं अनुकूल नहीं लगती, या बाहर एसी कमरा ले लो, उसमें क्या दिक्कत है, कंटेंट तो हॉल में जैसा है वैसे ही रहेगा। या आपको ऐसे भी हमारे परिवार आते हैं जिनको मान लो गर्मी की वजह से, कई बार तो अभी तो मौसम ठीक है, कई बार पंखे में सोने की आदत अब सबकी नहीं रही, क्योंकि अधिकांश घरों में अब एसी आ गए। तो यहाँ रह के यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे को ये एकोमोडेशन ठीक नहीं लग रहा है, तुम बाहर आजू बाजू में एसी रूम ले ही सकते हैं, आपकी सुविधा के अनुसार, आपकी स्थिति के अनुसार, आप जैसे आपके अभ्यास है उसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो ऐसा भाव को समझते हुए कि जो भी कुछ है, क्योंकि हमको लगता है कि उपयोगी काम है, इसलिए अपनी जितनी ताकत है हम लगाए हुए, और ये हमारा ही काम नहीं है, हम सबका काम है। तो इस ताकत का, हम सबकी ताकत इसमें लगेगी और बेहतर, हम पहले से और बेहतर हुए ही हैं। जब पहला शिविर यहाँ हुआ था तो ये जितने कमरे हैं ये कुछ भी नहीं था, किचन की जगह में एक झोपड़ी थी, वो किचन में से झोपड़ी में से खाना बना के ले आए थे और यहीं सीढ़ियों पे बैठ के सबने खाया था, इस हॉल के बाजू वाली सीढ़ियों में। जो लोग पहले बैच में होंगे, यदि यहाँ कोई होगा तो शायद आपको याद होगा, तो वहां से हमने यात्रा शुरू की थी। उसकी तुलना में तो आज बहुत अच्छी स्थिति है। बिजली के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि अभी 4 घंटे वाली बिजली है, 4 घंटे भी यूपी में कब आता है पता नहीं चलता है। मतलब यहाँ शिविर करने में हमको भी ऐसा लगता है जैसे युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि हर समय कोई ना कोई चीज से जूझ रहे होते हैं, क्योंकि वो बिजली एक बड़ी समस्या है, बिजली के साथ पानी जुड़ा ही हुआ है। तो धीरे से कोशिश कर रहे हैं कि 18 घंटे वाली लाइन मिल जाए तो ये बिजली से जूझना मत पड़े। लेकिन इन सारे कामों में जूझने वाला, यदि फ्रंट पे जूझने वाला एकमात्र व्यक्ति है वो संजीव भाई, और उनका परिवार जब भी हम रहते हैं तो आके सब सेवा देना, तो उस भाव से हम चलें कि कैसे अच्छे कार्यों को अप्रिशिएट कर सकें। कोई कमी है तो हम कंधा लगा सकें, कमियां है ही हैं, चलो ये कमी मेरे हिस्से में आ गई, मैं इसको ठीक करूंगा, तो मजे की बात। नहीं, ये तो शिविर ही इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। वो तो हम कल बात करेंगे तो कर ही लेंगे। इस शिविर को ऑर्गेनाइज करने का श्रेय महाजन परिवार को जाता है, क्योंकि जिस तरह से महाजन परिवार ने अपने पूरे परिवार में, अपने पूरे ससुराल में और इधर उधर ऑफिस और मित्र परिवारों को सबको जोड़ा है, काबिल तारीफ। पूरे घर के बदल डालूंगा। तो बढ़िया, बहुत खुश होने की जरूरत है, अच्छी चीजें चलें और बेहतर तरीके से चलें। चलिए,
वो ना मेरे को आपके मायके से याद आ रहा था। तो शिविर चल रहा था एक दिल्ली गवर्नमेंट के टीचर्स का, उसमें चर्चा में ये आया कि अभी क्या है, पहले बहनें अपने मायके जाती थी 15 दिन 1 महीने के लिए, अभी वो रिवाज ही खत्म हो गया। तो उसकी वजह से परिवारों में बीमारी आई है, उसका नाम निकट दोष। तो ऐसी चर्चा हो रही थी। चर्चा होते होते एक बहन बोली, भैया अब तो जाए भी कहाँ, मायका भी नहीं रहा। माँ थी जब तक तब तक मायका था, और माँ ही चली गई तो मायके में भी अब क्या जाए। तो ऐसा बोल के उसकी आंख में आंसू आ गए। तो मैं बोला, बहन ऐसा कर लेना, इसको मायका ही मान लो। तो भाई लोग बोलते हैं, भाई जी हमारा क्या होगा? और जब इनका मायका हो गया तो भाई तो ससुराल है, और तुम तो प्रस्तुत भी ऐसे ही होते जैसे ससुराल में आए हो। वैसे भी ये शिविर ना अध्ययन करना शुरू हो जाएगा, पता है कैसे? हम सारे परिवार के सदस्य हैं, सब सहमत है ना? तो सब सहमत, उसकी जरूरत नहीं, आपको जरूरत नहीं। तो हमारे को भैया ने इतने अच्छे से पढ़ाया है कि वो खाली स्थान हम सबके अंदर व्यापक है, वो एनर्जी है, ऊर्जा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अपने घर में भी तो पानी जाता है। नहीं, वो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अध्ययन करने का स्वरूप बता देता हूँ। जब ये बैच अध्ययन में कन्वर्ट हो जाएगा 3 स्टेप के बाद, यदि हम वहां तक पहुंचते हैं, तो 3 स्टेप के बाद यदि अध्ययन में कन्वर्ट होगा, तो फिर अध्ययन करने का मतलब है कि जिम्मेदारी के साथ जीते हुए अध्ययन करना। अध्ययन का मतलब है चिंतनाभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास। इसका मतलब है कि उस समय में कुक टीम नहीं रहेगी, हम स्वयं खाना बनाएंगे, अपने कमरों की सफाई से लेके संस्थान की सफाई से लेके हम कर्माभ्यास और व्यवहाराभ्यास और चिंतनाभ्यास करते हुए अध्ययन करेंगे। जब कुक टीम हटा देंगे तो वो खर्चा कम हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि ये पर डे पर हेड जितना नीचे लाया जा सके, ताकि एक परिवार के 2 लोग 3 लोग मान लो अध्ययन में आ रहे हैं, तो उनके परिवार के ऊपर कोई एक्स्ट्रा खर्चा ना जाए। तो जितना इसको नीचे ला सकते हैं उतना नीचे, और एज उसमें भी हमको कुछ करना ही नहीं है, कलेक्शन भी आप करो और खर्चा भी आप करो। अध्ययन करते हैं तो ऐसे चलाते हैं। अध्ययन करते हैं तो कोई आपसे पैसा, परिचय शिविर में तो आप नहीं आए तो कोई ना कोई कलेक्ट करता ही। अभी अजय भाई करते हैं इस जिम्मेदारी को। अजय भाई को क्या पड़ी है, यहाँ बैठ के माइक संचालन से लेके और पूरे हॉल की व्यवस्था देखें और आपके पैसे इकट्ठे करते रहें, और लास्ट डे किताब आपको क्या क्या चाहिए। तो कोई भी पेड नहीं है ना। अब इनको ये काम अच्छा लगता है तो जब भी शिविर चलता है ये आते हैं और अपने इस जिम्मेदारी को संभालते हैं और संस्थान में भागीदारी देते हैं। तो यहाँ कोई भी पेड नहीं है ना, कुक टीम को छोड़ के कोई भी पेड नहीं है। जो आपको खाना परस रहा है, जो आपके हॉल मैनेज कर रहा है, यहाँ कुछ कर रहा है, तो हम सब मिलके ही इस काम को कर रहे हैं। तो अध्ययन को ऐसे ही चलाना चाहेंगे कि हम उत्पादन करते हुए, किचन बढ़िया मिलजुल के खाना बनाते हुए, मिलजुल के साथ में रहते हुए, तो वो जो हमारा एक 24 घंटे यही है, तो हाथ पैर भी चले और विचार भी चले और भाव भी चले, तो हमको जीने का अभ्यास हो जाए। तो अपने परिवारों में जाके हम बेहतर जी पाएंगे। यहाँ अभ्यास हो जाएगा तो उसको फिर ऐसा चलाएंगे। चलिए, तो जितनी चर्चा हमारी हो गई उसमें जो एक लास्ट पॉइंट समराइज करने लायक है वो ये कि अब ये समझ में आ गया कि भ्रमित मानव में भ्रमित कौन होता है, शरीर होता है कि जीवन होता है? धन्य, मैं कहाँ जाऊं? तो भ्रमित मानव में भ्रमित कौन होता है? जीवन होता है कि शरीर होता है? जीवन होता है। शरीर मरता है कि जीवन मरता है? शरीर मरता है। तो बचा हुआ कौन है? जीवन है। और ये जीवन भ्रमित होता है कि जागृत होता है? भ्रमित होता है या जागृत होता है? 2 ही स्टेटस है। तो जीवन का 2 ही स्टेटस है, या तो भ्रमित होता है या जागृत होता है, या शरीर के साथ होता है कि शरीर के बिना होता है। बस इतना ही कॉम्बिनेशन। इसके अलावा जीवन का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता। जीवन या तो शरीर को चलाता हुआ है या जीवन रूप में अकेले है, या वो भ्रमित है या जागृत है, फलता है सुखी है या दुखी है। ठीक है, तो
कितने लोग भूत प्रेत से मिलना चाहेंगे? कितने लोग भूत प्रेत से मिलना चाहेंगे? हाथ उठाइए। हाथ मिलाना चाहेंगे, गले मिलना चाहेंगे? तो कृपया आईना देखें। भ्रमित जीवन ही भूत प्रेत, जागृत जीवन ही देवी देवता है। ठीक। और वो जीवन, जैसे अब हमारे पास कंफ्यूजन वाला एक शब्द है, देवी देवता पीर पैगंबर, जो कुछ भी हम कह रहे हैं फाइनली जागृत जीवन या एक लेवल तक पहुंचा हुआ जीवन। और फाइनली एक शब्द है जो कंफ्यूजन में है, ईश्वर और भगवान को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, उसमें कंफ्यूजन है, तो उसको थोड़ा सा और सेट करने की जरूरत है। जैसे ईश्वर शब्द के बारे में बहुत कंफ्यूजन नहीं है, हमारी ये स्वीकृति है कि वो कण कण में है, तो कोई फैली हुई चीज है। हालांकि कण कण में बोलने से ये तय नहीं होता कि कण के बाहर है कि नहीं है। ईसावास्य उपनिषद का बेसिक स्थापना यही है कि कण कण में ईश्वर है। तो अभी अध्ययन करने से पता चला कि कण कण में ईश्वर है, बिल्कुल ठीक है। और कण कण कहाँ है? कण कण ईश्वर में है। कण कण ईश्वर में है, तो ईश्वर से रिक्त और मुक्त कोई स्थान नहीं है, ये पता चला। तो इससे हमारी एक क्लैरिटी बनी कि ये खाली स्थान, स्पेस, मूल ऊर्जा, असीम, पारगामी, पारदर्शी, नित्य, सत्य, शुद्ध, बुद्ध, अद्वितीय, ये सारे शब्द खाली स्थान को देना उचित है। तो ईश्वर को हमने परमात्मा क्यों बोला? आत्मा जीवन का मध्यस्थ है, मध्यस्थ क्रिया है। आत्मा जीवन में सूक्ष्म कण है। मतलब जीवन का साइज यदि इतना बड़ा हो गया तो आत्मा उसमें और एक छोटा चीज होगी, और ये मध्यस्थ सत्ता उससे भी आर पार है, इतनी कोई सूक्ष्मतम रियलिटी। तो आत्मा से भी सूक्ष्मतम है, इसलिए परम आत्मा, जैसे परमाणु अणु से भी परम, अणु से भी सूक्ष्म है, इसलिए परमाणु, परम अणु। आत्मा से भी सूक्ष्म है, इसलिए परम आत्मा, परमात्मा। तो ऐसा परमात्मा शब्द को इंट्रोड्यूस किया। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म किसको बोल रहे हैं? समस्त आत्माओं का आधार है, इसलिए एक नाम अध्यात्म। समस्त आत्माओं का आधार है, समस्त आत्माएं मूल ऊर्जा में ऊर्जित है, समस्त आत्माओं के ऊर्जित होने का आधार है, इसलिए एक नाम अध्यात्म। तो अध्यात्म की हमारी क्लैरिटी हो गई, धर्म की हमारी क्लैरिटी हो गई, जाति की हमारी क्लैरिटी हो गई, और मौलिकता की हमारी क्लैरिटी हो गई। धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। तो अब ये क्लैरिटी हो गई कि भूत प्रेत की क्लैरिटी हो गई, भ्रमित जीवन ही भूत प्रेत है, और एक लेवल तक इवोल्व जीवन को देवी देवता कहा, क्योंकि वहां भी शरीर का भान मौजूद है। अब भगवान शब्द बचता है। भगवान शब्द को यदि बनावट को देखें, जैसे पहलवान, गाड़ीवान, बलवान, तो वान शब्द से क्या चीज का बोध होता है? अधिकार संपन्नता का बोध होता है कि बल का मालिक है, गाड़ी का मालिक है ना? ऐसा बोल। तो भगवान, भगवान का मतलब क्या हुआ? जो अपने पूरे भाग का मालिक है वो भगवान है। भाग मेरा हिस्सा क्या है? एक मानव का हिस्सा क्या है? जब स्वयं को शरीर मानते हैं तो प्रॉपर्टी में हिस्सा ढूंढते हैं। जब स्वयं को शरीर मान के जिंदा रहने के धरातल पर जीते हैं तो प्रॉपर्टी में हिस्सा ढूंढते हैं। लेकिन जब मानव रूप में अपने आप को पहचानते हैं तो मेरा हिस्सा क्या है? मेरा हिस्सा क्या है और मैं कौन हूं? जीवन के शरीर, जीवन। जीवन की मौलिकता क्या है? समझना। तो मेरा हिस्सा क्या हुआ? समझना। तो संपूर्ण को समझकर जिसने प्रमाणित कर दिया उसने अपने पूरे हिस्से को पा लिया। मेरा पूरा हिस्सा का मतलब है कि सृष्टि पूरी मेरी समझ में आ जाए। संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, इससे अधिक समझने के लिए नहीं है।
तो ये पूरा मेरा हिस्सा है, इस हिस्से को मैंने पा लिया है और जीकर प्रमाणित कर दिया है, इसका नाम भगवान। तो भगवान सब जो संज्ञा है वो मानव को इंगित है, वो जीवन को इंगित है। भगवान न्यायकारी है, ये ठीक है। ईश्वर न्यायकारी है तो क्रिया शून्य है, क्रिया शून्य है तो न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि न्याय करना क्रिया है। ठीक है, वो दृष्टा है, दृष्टा होना क्रिया है। इसका मतलब ईश्वर दृष्टा नहीं है, ईश्वर भोक्ता नहीं है, दृष्टा नहीं है, कर्ता नहीं, क्योंकि सब क्रिया है। तो मानव ही दृष्टा है, मानव में जीवन ही दृष्टा है, मानव ही भोक्ता है, मानव ही करता है। तो इससे पता चला हम सभी भावी भगवान। शुभकामनाएं, मिलेंगे, मिलते रहे। तो मानव का चरम विकास, दिव्यता भगवान के अर्थ में है। तो भगवान शब्द की संज्ञा मानव के साथ रखना ठीक लगता है। शब्द की बनावट को ध्यान दें तो आपकी मौज है जहां रखना चाहें, लेकिन शब्द को, रियलिटी निश्चित है। जीवन एक रियलिटी है, व्यापक वस्तु रियलिटी है। जीवन भ्रमित होता है, जागृत होता है, शरीर के साथ होता है, शरीर के बिना होता है, सुखी होता है, दुखी होता है, खत्म। अच्छा, 8 के बाद 9 में यह हाल है। जीवन का आत्मा से रिलेशन पूछोगे तो तुम्हें पूछो, जीवन में मध्यांश का नाम आत्मा। जीवन का जो मध्यांश है, सेंटर है, उसका नाम आत्मा। समझ कर कहाँ जाओ। ये ले जो आत्मा से भी शरीर तो लगती पूरी हो गई आपकी, विसर्जित करने का सोच रहे। होता है कि इतनी सारी यात्रा में हमने कितनी यात्रा कवर की, क्या क्या आ गया। देखो, धरती एक, मानव की मूल चाहत एक, मानव की मूल क्षमता एक, मानव लक्ष्य एक, मानव धर्म एक, मानव जाति एक, ईश्वर एक, देवी देवता अनेक, देवी देवता पीर पैगंबर अनेक, देवी देवता अनेक, मानव जाति एक और कर्म अनेक। इसलिए धरती एक, राष्ट्र अनेक, राज्य अनेक, राज्य अनेक। तो शिक्षा की पहली सफलता, परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो जाए। शिक्षा की पहली सफलता, परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो जाए। शिक्षा की अंतिम सफलता, ये धरती युद्ध विहीन हो जाए। सो वन अर्थ, वन नेशन थ्रू ह्यूमन एजुकेशन। करने लायक काम। हाँ, दिव्य मानव मंगल से आएगा। आपने हो सकता, हो जाएगा। तो क्या कहना चाहते हो, होगा कि नहीं होगा? होगा तो क्यों कह रहे हो? जब तक ये होगा, देखो, ये भी समझ लो, इस पूरी प्रक्रिया में विरोध नहीं है। इसका मतलब है एक व्यक्ति जब स्व अनुशासित नहीं होता है तो वो अपने आप में नियंत्रित होता है कि अनियंत्रित होता है। इसका नाम है कि वो स्वयं में कुशासन में है। जब उसको सूचना मिलती है, जब उसको एनडीएस का सूचना मिलता है और वो उसको मान लेता है, मनन हो जाता है। मनन का मतलब एनडीएस को मान लेना, मतलब मनन हुआ, स्वीकार लेना। तो वो कुशासन से सुशासन हो जाता है, क्योंकि अब वो मान कर चल रहा है। जब वो उसको जान लेता है, जब जानना हो जाता है, तो सुशासन से व्यवस्था
स्वयं में स्वनियंत्रित हो जाता है। तो एक व्यक्ति की यात्रा कैसे है? एक व्यक्ति की यात्रा कैसे है? कुशासन से सुशासन और सुशासन से व्यवस्था। एक व्यक्ति की यात्रा है। इसमें कोई स्ट्रगल है? स्ट्रगल उतना ही है जितना अपना पूर्वाभ्यास से जुड़ना है। समाधान का रास्ता सुखी होते जाता है, उसमें कोई झंझट नहीं। अब कम से कम इतना हो गया कि सही सबका एक है। एक चीज पे सबकी सहमति बन गई। यहाँ सही तो एक होता है। यदि एक चीज पे सहमति बन गई तो अब संवाद हो सकता है, आपस में चर्चा हो सकती है। इसका मतलब है कि बैठ के बात करने की स्थिति बन गई। इसका नाम सुशासन। अभी स्वनियंत्रित नहीं है, लेकिन कम से कम ये एक्सेप्टेंस में आ गया कि हाँ, कोई एक बात है जो सबके लिए सही होती है। फिर धीरे धीरे जानने में आएगा तो परिवार व्यवस्थित हो जाएगा। एक राज्य की यात्रा कैसी होगी? ऐसी ही होगी। जैसे अभी भी हम देखते हैं बहुत सारे ऑफिसर, IAS ऑफिसर, जिनको ये बात ठीक से छू जाती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, काम करने का तरीका बदल जाता है, उसी सीट पे बैठे होके बदल जाता है। तो वहीं से चीजें ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। तो किसी को झंडा नहीं दिखाना है, किसी का कोई विरोध करने की जरूरत नहीं है। हर आदमी अपने अधूरेपन से दुखी परेशान होता ही है। उसको सही का रास्ता दिख जाए, वो चलना शुरू कर देता है। हाँ, अपनी पहुंच कहाँ तक है, सवाल इतना है। अपना प्रभाव क्षेत्र कितना है, वो भी एक दिन में नहीं बनता है, धीरे धीरे इवॉल्व होगा, हो जाएगा। हाँ, पान ठेले पे दो लोग बात कर रहे हैं, ये भी एजुकेशन है। तो एजुकेशन, हम टीवी देख रहे हैं, ये भी एजुकेशन है। सब एजुकेशन। आदमी का आदमी से बात करना एजुकेशन। कोई ना कोई प्रभावित होता है। अब ये प्रभाव पॉजिटिविटी की तरफ गया या ये प्रभाव नेगेटिविटी की तरफ गया, वो माहौल की बात है। ये आपको तय करना है कि मेरे को किधर जाना है और किस वातावरण में रहना है और क्यों रहना है। उसको क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, ये मेरी चॉइस। लक्ष्य पे निर्भर करता है, लक्ष्य क्या स्वीकारा हुआ है। जैसा लक्ष्य स्वीकारा हुआ है वही सोचता हूँ, वही बोलता हूँ, वही करता हूँ। जिंदगी बदलनी है तो लक्ष्य बदला जाए। बढ़िया, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। थैंक यू।